बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के कॉल और मुज़ाकरात की तकरार को एक साथ लेकर चल रही है। एक जानिब बुशरा बीबी की लीक ऑडियो से महसूस होता है कि पार्टी के हर रहनुमा को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वर्कर्स और आम आवाम को लाने का टास्क सौंपा जा रहा है, तो दूसरी जानिब इस एहतजाज को हर सूरत फाइनल एहतजाज से तजबीह दी जा रही है। हमने ये देखा कि धीमे लहजों में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है। आज अपेक्स कमेटी के इजलास से पहले वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने अडियाला जेल में हाजिरी दी और ये मुलाकात अलामती लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल है। इस मुलाकात के बाद बानी तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से ये पैगाम जारी होना कि वो पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, ये भी खासा अहम है। इसी तरह अलीमा खान का यह बताना कि बानी तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है, इस बात का इशारा दे रही है कि कहीं ना कहीं PTI पावरफुल हलकों से मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रही है। अब देखना यह है कि कोशिशें बराबर साबित होंगी या फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में एक बार फिर घमसान का रन पड़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमत भी कंफ्यूज महसूस हो रही है। कभी हुकूमती रहनुमा इस बात का ऐलान करते हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कोई परेशानी नहीं, तो दूसरी जानिब दिन भर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वजारत दाखिला के इक़दाम से मालूम यह होता है कि हुकूमत सिर्फ परेशान नहीं बल्कि घबराहट का शिकार भी है। ऑन चौधरी, फैसल वावडा जैसे रहनुमा जो तहरीक इंसाफ की किसी भी ऐलान के वक्त नमूदार हो जाते हैं, वो आज भी टीवी स्क्रीन की जीनत बने बैठे और PTI को होश के नाखून लेने की नसीहतें करते नजर आए। वजारत दाखिला के जराये के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 24 नवंबर को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम किए जाएंगे। एहतजाज में शामिल अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम्स ब्लॉक करने का भी फैसला जेर गौर है। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। आज की पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रज़ा साहब और जवाद फैज़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जरा मैं इस्लामाबाद की सूरत हाल का जायजा ले लूं, चूंकि अनवर रज़ा वहां पर मौजूद हैं। अनवर रज़ा, मुझे ये बताएगा, एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि उन्हें इस एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी बता दीजिए कि कारकुनान का रास्ता रोकने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में क्या फुर्तियां दिखाई दे रही हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त गिरदोनवाह में? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हुकूमत खुद ही ऐसे इकदाम कर रही है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर से पहले अपना जलसा जो है वो कामयाब दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप उनको जिस ताकत के साथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 200 से ज्यादा मजीद कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में मंगवाए जा रहे हैं। अच्छा। और इससे ज्यादा कंटेनर्स भी पहले रखे गए हैं। खारदार कारें और जो रेड जोन है उसको तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने या D चौक की तरफ रुख ना कर सके। मैंने आपको याद होगा बताया था कि वजारत दाखिला ये कोशिश कर रही है कि इनको ताकत के जरिए इस्लामाबाद दाखिल होने से रोका जाए। इसका नुकसान हुकूमत को आपने देखा और हुकूमत की बुखलाहट भी आपने देखी कि किस तरह वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी सियासी जमात के एहतजाज से, बिलखुसूस PTI के, तो फिर आप उन्हें आने दीजिए, पुरअमन एहतजाज कीजिए। लेकिन आप देखें दफा 144 2 माह के लिए नाफिज कर दी गई है और जहां पर 5 लोगों को देखा जाएगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इकदाम जो हैं ये खुद बोल रहे हैं, चीख कर ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक चले आपने दफा 144 के हवाले से भी बात की ना, मैं जरा जवाद फैजी साहब से भी इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट लूं, फिर रज़ी साहब आपकी तरफ आती हूँ। जवाद फैजी साहब, किसी भी जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी हो या फिर कोई भी मुआशरा हो, वहां पर कानून का नफाज 2 माह के लिए दफा 144 का नाफिज हो जाना, आप सिचुएशन को कैसे आइडियलाइज करेंगे नॉर्मल लोगों के लिए भी? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में एहतजाज का और पुरअमन एहतजाज का हक हर एक को होता है और उसके भी कवायद और ज़वाबित ज़रूर होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं कनाडा में था जब नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान पे हमला आवर थी और कनाडा उसको लीड कर रहा था नेटो फोर्सेस को। उस वक्त हामिद करज़ई ने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, हमने टोरंटो में एहतजाजी मुजाहरा अनाउंस किया, लेकिन हमें एक एक चीज लिख के देना पड़ी। हम क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, कितने
लोग होंगे और अफगान कॉन्सुलेट से कितना दूर रहने के पाबंद होंगे। ये तो मुअज़्ज़म माशरे की बात है, लेकिन ये भी देखा जाता है हमारे मुआशरों में कि ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, उसके अंदर कोई वजीर आला AK-47 से शीशे तो नहीं तोड़ रहा, उसके अलावा सबीलुना सबीलुना अल जहाद। मेरी बचपन से ये दुआ रही है, AK-47 से शीशे नहीं तोड़े गए थे, वो बैट था उनके हाथ में या गालिबन कुछ और चीज थी जिससे शीशे तोड़े गए थे, ये गलत रिपोर्ट किया गया था। नहीं, दोबारा फिर देख लीजिएगा। चले उससे भी पीछे चले जाते हैं, असमतुल्लाह जुनेजो का सर किसने फोड़ा था, PTV पे हमला किसने किया था, कब्रें किसने खोदी थी, कफन किन्होंने लहराए थे, और वो कहा जा रहा था, आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि लाठियों के आगे कील लगा के आओ और किसी को छोड़ना नहीं। अब भी यही कहा जा रहा है, डू और डाई वाली बात है। लिहाजा ऐसे मामला जब होते हैं, जब ऐसे ब्लैक लेवल शहद जहां से निकलते हैं, तो फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड क्या है और उसके साथ टैकल किस तरह करना है। देखिए, अगर मुज़ाकरात की कोई बात है, वो जहां आप कह रहे थे ना, वहां अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चलिए ठीक है, चलिए कि आपकी तलात हैं, जरा रजीज साहब से भी तज्जिया ले लेते हैं। रजीज साहब, फैज़ल साहब तो कह रहे हैं कि उन तक मुज़ाकरात की कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन जो खबरें आज दिन भर गर्दिश करती रही उसमें तो यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं, और एक ऐसे रहनुमा फैसल वावड़ा साहब के हवाले से मैं बात कर रही हूं जो कि एक मखसूस जगह से तस्वुर किए जाते हैं कि वो कोई पैगाम रसानी कर रहे हैं, उनके गुफ्तगू से भी लगा कि शायद 24 नवंबर से पहले मुज़ाकरात या एंगेजमेंट पॉलिटिकली कुछ ऐसी होगी किसी बड़े के थ्रू कि ये एहतजाज जो है वो मनसूख या मौखर हो जाएगा। आपके नजदीक क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, आपका सवाल मेरे तक तो नहीं पहुंच चुका। कुछ अल्फाज जो मैं सुन पाया हूं, जी। वो यही सजेस्ट करते हैं कि आपने एपेक्स कमेटी के हवाले से और एहतजाज के हवाले से कुछ सवाल किया। नहीं रज़ी साहब, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आई विश कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। मैं फैसल वावड़ा साहब के हवाले से बात कर रही हूँ जिन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से आज बातचीत की, और फैसल वावड़ा एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनके बारे में तस्वुर ये किया जाता है कि वो किसका मैसेज कन्वे कर रहे हैं। देखिए, फैसल वावड़ा साहब हों या उनके मुकाबले के अंदर जो है शिबली फराज साहब जी, ये अपनी पार्टी के हॉक्स हैं और ये अपनी अपनी पार्टीज की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते रहते हैं। ठीक। और ये अंदर की खबर भी निकाल के आपको और मुझे बताते रहते हैं और अपने आप को यूं मोतबर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमें किसी ऐसे शख्स की बात के ऊपर वैसे तबसरे से इतराज करना चाहिए जो मोतबर तो ना हो लेकिन मोतबर साबित करने में। तो फिर क्या वजह है कि हमारे चैनल्स इनकी घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहे होते हैं? इसका मतलब फिर हम लोग गैर शरई काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमें भी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि हम एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसें इनकी क्यों हर दौर के अंदर दिखाते हैं। अनवर रजा साहब जो है वो हमारे मुंतखब लीडर हैं, इनको भी इसके ऊपर हमारा हाथ पकड़ना चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, अब अनवर रजा साहब दामन ना बचाइएगा, इसलिए मैंने आपके गले में ये हार डालना है कि ये जो हमारे अहबाब जो हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे घंटे की लाइव दिखाते हैं, हाँ। भाई उसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए। हाँ। पहली बात। लेकिन बात ये है कि जो वो बात मुख्तलिफ औकात में कहते हैं वो बात बाद में दुरुस्त साबित भी हो जाती है। ठीक है, ज़ाहिर है वो सोर्स उनके पक्के होंगे जो उनको वो बात बताते होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बात करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं जिस पे आज बात करना चाह रहा था वो एपेक्स कमेटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और वो मीटिंग जो है वो रिजवान रज़ी साहब, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिजर्व योर कमेंट्स। ये हम लोग जरा इसको डिटेल में सेकंड उसमें जो है ना डिस्कस करेंगे। सेकंड सेगमेंट हमारा इसी पर डिटेल डिस्कशन के साथ है। जी ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर कि ये जो बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की जेल के अंदर, और उन्होंने उनको मैंडेट दिया है कि आप बात करें एपेक्स कमेटी में जाके, लेकिन उनसे करें जिनके पास अख्तियारात हैं, और उनसे मत करें कि यानी कि सियासी कुव्वतों से मत करें। उसके ये इजलास शुरू होने से ना कुछ देर बाद ही एक प्रेस रिलीज आती है, 2 प्रेस रिलीजें आती हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से। एक के अंदर बताया जाता है कि डिप्टी वजीर दाखिला सऊदी अरब के वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच गए। अच्छा। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस की अमल है क्योंकि इस वक्त गुज़िश्ता रोज
वहां पे जो सबसे ज्यादा फांसी की सजाएं हुई हैं, जो फांसी की सजाएं हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे। एक ये भी वजह हो सकती है। अच्छा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी हुकूमत और सऊदी क़यादत के बारे में नाजेबा कैंपेन चल रही है, ये भी वजह हो सकती है। और कोई और वजह भी हो सकती है कि किसी कैदी के बारे में वो कोई मशवरा लेके आए हों, ये भी वजह हो सकती है। मैं तो स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वगैरह या कोई और मुतबादिल एंगेजमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। रज़ी साहब इजाजत दीजिए, मैं अनवर साहब से भी टेक ले लूं। अनवर साहब, रज़ी साहब ने तो खैर अपनी गुफ्तगू में खुद ही तस्दीक कर दी, जो पीटीआई आज सुबह से ये कह रही है कि कोई ऐसी बातें नहीं हो रही। वो अलग बात है कि कुछ बड़े अखबारात ने इस खबर को शाया कि उन्होंने कहा कि बड़ा एक आला सतह का जो एक वो है वफ्त, उसकी मुलाकात हुई है या कोई आला सतह की मीटिंग हुई है। अच्छा अनवर साहब, मैं आपके पास आती हूँ। जरा डॉक्टर ज़रका साहिबा ने, सेनेटर साहिबा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू। डॉक्टर ज़रका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये आपको क्या लग रहा है 24 नवंबर के एहतजाज से पहले मुज़ाकरात कोई होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि चले अच्छी बात है अगर एहतजाज से पहले मुज़ाकरात की बात हो जाती है तो, और अलीमा खान साहिबा ने भी उनका ये मैसेज अडियाला जेल से बाहर जो है वो कन्वे किया लोगों को। जी बहुत अच्छा है। देखिए मुज़ाकरात, सब हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। लेकिन जिस तरह से हमें और इमरान खान साहब और वो जो इतने लोग जो इस वक्त अभी तक जेलों में मतलब परेशान है, उनकी फैमिली, लोगों के घर के चूल्हे जो चलाने वाले थे उनको पाबंदी से हासिल किया हुआ है, लोगों के ऊपर इतनी मुश्किलात ढाई हैं, कारोबार लोगों के बंद हो गए हैं। मेरे साथ जो हुआ वो तो एक और, लेकिन ये कि अब इन सब हालात के बाद तो जाहिर है इट इज टाइम। आप जब तक रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, थोड़ी सी अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी कि कुछ हुकूमत ने भी काफी कुछ गलत किया है। और इस वक्त तो पता ही है हमें, फॉर्म 47 की हुकूमत है और जिस किस्म के जो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके भी इनसे कुछ चल नहीं पा रहा। आप देखें ना, मेरे तो दो सवाल हैं कि अगर इत्तेफाक फाउंड्री चल सकती है तो स्टील मिल क्यों नहीं चल सकती? अगर एयर ब्लू चल सकती है तो पीआईए क्यों नहीं चल सकती? तो हमारे मुल्क को जानबूझ के हर तरह से खराब किया गया है, हमारी इकोनॉमी को तबाह किया गया है, हमारी सियासत को तबाह किया गया है, हमारी सकाफत को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू मेरे पैनल में बैठे दीगर मेहमान भी सुन रहे हैं और उनका ये तज्जिया रहा है कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। वो अलग बात है कि कुछ और अलीमीन गंडापुर साहब, खान साहब से मुलाकात में गुफ्तगू कर आए हैं। आप बता सकती हैं फिलहाल कोई इंगेजमेंट हुई है अब तक कोई तला, अब तक कोई खबर? देखिए जी, मैं तो लाहौर में बैठी हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि एंगेजमेंट की रिक्वेस्ट तो कब से चल रही हैं। ये तो कहने की बातें, क्योंकि हुकूमत को अपना डेथ नेल नजर आता है, उनको अपनी कि अगर खान साहब से मुज़ाकरात हो गए और खान साहब आ गए तो इस वक्त की जो जाली हुकूमत है उनको नजर आ रहा है कि हम तो एक गासिब बैठे हुए हैं, हमारी तो छुट्टी हो जानी है। क्योंकि उनको ना वोट मिला है, ना वो कुछ डिलीवर कर सके, सिवाय इसके कि अपने उन्होंने केसेस खत्म किए 50-50 करोड़ के और अरबों की जायदादें बाहर ले गए हैं। तो और आप देख लें कि उनकी कितनी इज्जत अफजाई होती है मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला मुझे ये भी बताइएगा कि अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास होगा उसमें खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत की जाएगी। 24 नवंबर से पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नजर आ रहा है? देखिए जी, अगर आपने मुल्क को चलाना है, अगर हमारा मुल्क एक एटमी ताकत दुनिया का मजाक बनी हुई है इस वक्त, तो अगर हमारे हुक्मरान एक एटमी ताकत और इतने बड़े मुल्क को, पांचवा बड़ा मुल्क है हमारा पॉपुलेशन के एतबार से, और आप इस मुल्क का आपने लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है, आपके सपोर्टर्स चाइना से लेकर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया, हर एक ने तो आपको झंडी दिखा दी है। तो अब कहाँ खड़े हैं ये? इनके तो पाँव ही कोई नहीं है। ठीक है। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर तरफ से आपको एक ही पैगाम है कि सॉर्ट योर हाउस आउट फर्स्ट, अपने मामलात को ठीक कीजिए। ठीक है। और मामलात आपके ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर साहबा एक और अहम और आखिरी सवाल मैं आपसे बस लेना चाह रही हूँ। आपने कहा ना कि जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाता मामलात हल नहीं हो सकते, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए जो लोग निकलना चाह रहे हैं, उस हवाले से मोहसिन नकवी साहब का एक ऐलान मंजर यहाँ पर आया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की मनसूखी और इस हवाले से कुछ अहम इकदाम लिए जाएंगे। आपको लगता है कि जिस किस्म के फैसले का या इकदामात का ऐलान किया गया है वजारत दाखिला की तरफ से, इसके बाद कारकुनान में खौफ की लहर दौड़ेगी और उनका निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा? मेरा ख्याल है जी, मैं अब उनके लिए दुआई कर सकती हूँ, मोहसिन नकवी साहब के लिए।
اور باقی ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے کہ یہ ان کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں. انہوں نے کون سی چیز، انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا، وی پی این انہوں نے بند کیا، لوگوں کے ساتھ کون سا ظلم انہوں نے نہیں کر چھوڑا، اور کہاں شکست ان کے آگے کھڑی ہے. اپنے آپ کو خود پریشان کر رہے ہیں، اپنا منہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہے. تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نوشت دیوار ہے کہ جو انہوں نے اپنے ساتھ شکست ہے ان کے لیے. تو اس قسم کی باتیں کرنے سے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنی عزت کریں اور ہمارے ملک کو سرخرو کرائیں. ٹھیک، بہت شکریہ رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحب ہمارے ساتھ. انور رضا صاحب، کوئکلی آپ سے چاہوں گی کہ ذرا رسپونڈ کیجیے گا. یہ اپیکس کمیٹی میں آپ کو کچھ معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ لیمن گنڈاپور صاحب اگر بات کرتے ہیں، ان کی ظاہر سی بات ہے ایک لارجر اسکیل پر ایک بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے. دیکھیے ضریاب، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مذاکرات یہاں پر بریک ہوئے ہیں، تو یہاں پر احتجاج کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو مذاکرات ہے وہ دوبارہ کنٹینیو کریں. آج فیصل واڈا نے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اور بیک ڈور رابطے پہلے سے تھے. یہ تو بات تھی. میں نے آپ کو بشرا بی بی کے متعلق بھی کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور عملی سیاست میں کردار ادا کریں گے، وہ بھی کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایپیکس کمیٹی میں یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوتا کہ اتنے ہجوم کے اندر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی 24 نومبر کو خان صاحب رہا ہوں گے. دیکھیے یہ مذاکرات کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ میز جو ہے وہ آگے بڑھیں. جب اعتماد سازی کا ماحول دونوں طرف سے ہوگا تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. جب معاملات آگے بڑھیں گے، فروٹفل ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر چیزیں بہتر ہوں گے. ود ان لا جو ہے وہ آپ کو ریلیف بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے احتجاج کیا اور آپ کو اگلے دن چھوڑ دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن حکومت اس بات سے پریشان ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ گاہے بگاہے بریک ہوتا رہے. اسی لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کی یہ کوشش ہے یہ تاثر دے کر جو پبلک ہے، جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کو بدل کیا جائے، کیونکہ ہمیشہ خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک وقت میں کی جا رہی ہیں. دیکھیے نا، مجھے بتائیے 2 ماہ کے لیے اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ کرنے کی حکومت کو کیا خواہش تھی، کیا کوشش کی ہے؟ اس کے ذریعے آپ مجھے بتائیے کہ جو مہذب معاشرے ہیں، جو فیصلہ ساز ہے، جو گفتگو ہم بیٹھے کر رہے ہیں، وہ کرٹیسائز کریں گے گورنمنٹ کو. دیکھیے نا، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن پر جب اس طرح کے اقدامات کریں گے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس طرح قانون کا استعمال کریں گے، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مکافات عمل ہے، پھر آپ کی باری بھی آتا ہے. لہٰذا ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت کی مضبوطی کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ، پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناصر، بریک کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں اپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس کے حوالے سے. اور یہ اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو اس بارے میں اعتماد میں لے چکے ہیں کہ وہ ان کی رہائی کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا اہم اجلاس ہے کہ جہاں پر نہ صرف وزراء اعظم موجود ہوں گے، عسکری حکام موجود ہوں گے، بلکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شرکت اختیار کریں گے. رضوان رضی صاحب، آپ پروگرام کے پہلے حصے میں بھی اپیکس کمیٹی کے حوالے سے کوئی خبر دینا چاہ رہے تھے. دوسرا میرا تجزیہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے ساتھ ہی دیجیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا واقعی کو ایک نیا اور ایک اچھا بریک تھرو مل جائے گا پی ٹی آئی کو، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو رہی آج کی جمعرات تک کا وقت دیا ہے خان صاحب نے، مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو احتجاج جشن میں کنورٹ ہو سکتا ہے. دیکھیے ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے، کافی وقفے کے ساتھ ہو رہا ہے. اگست میں میرا خیال ہے لاسٹ ہوا تھا پہلی بات، اور اس کے بعد اس کے اندر جو موضوع ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے کی صورتحال ہے. بلوچستان میں جس طرح جو ہے دہشت گرد روب عمل ہیں اور وہاں پہ بی ایل اے کا اور وہ جو ٹی ڈی پی والے ہیں خارج کا آپس میں الائنس بھی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمیج بہت زیادہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت ساری موومنٹ جو ہے وہ ان یوزول ہے. جیسے ریکوڈیک جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے اگر کوئی چائنیز آئے تو اس پہ اٹیک ہوتا ہے، لیکن سینڈک کے منصوبے پہ کام کرنے والے چائنیز پہ کوئی اٹیک نہیں ہوتا اور وہ پرسکون انداز سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پس منظر میں اجلاس ہو رہا ہے اور اس پس منظر کا ایک جو رکن ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنے ضلع کے اندر اپنی جو زمین ہے وہاں سے اگر وہ گندم کی کٹائی کرنا چاہیں تو وہ انہیں اجازت دینا پڑتی ہے وہاں پہ خارج سے.
اور وہ اس کا اظہار ایپیکس کمیٹی میں اس سے پہلے فرما چکے ہوئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر تو زیر بحث رہے گی لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اس لا اینڈ آرڈر کی وجوہات کے اوپر جب بات ہو تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اپنا اور اپنا بانی پی ٹی آئی کا وہاں پہ پلیڈ کرے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ پورے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوں گے. اور پہلے لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا ایپیکس کمیٹی کے اندر کہ انہوں نے کہا تھا میں بات کروں گا, لیکن جب وہاں سے بات چھین کے باہر آئی تو وہ یہ تھی کہ انہیں 3 دفعہ موقع ملا, 1 on 1 بات کرنے کا بھی موقع ملا, جن کے ساتھ ان کے قائد جناب عمران خان صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے کوئی بات اس موضوع کے اوپر نہیں کی. تو کیا اس دفعہ وہ حوصلہ اکٹھا کر کے گفتگو کر پائیں گے؟ سوالیہ نشان آپ نے اس پر بھی لگا دیا ہے. ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی اندر سے. ٹھیک ہے. جواد فیضی صاحب, رضی صاحب نے تو کہا کہ ابھی تک اندر سے فی الحال کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے. میں اس معاملے کا دوسرا بھی رخ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دیکھا نا ہم نے ایس یو کانفرنس کے موقع پر بھی ایک دوست ملک کی طرف سے کچھ انگیجمنٹ نظر آئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو احتجاج کی کال تھی وہ واپس لے لی گئی. اور اس سے پہلے بھی مراد سعید صاحب جو کہ کافی عرصے سے روپوش ہیں, انہوں نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی تھی. انہوں نے بہت سے ایسے اہم معاملات گنوائے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تب نکل پڑتے, تب ایسا ہو جاتا, واپس نہ رکتے تو شاید معاملات بہتری کی طرف ہوتے اور آج یہ حالت نہ ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں سے بھی ٹرن لے لیا پی ٹی آئی نے واپسی کی طرف, تو اس کے بعد کوئی سنہری موقع ان کے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے کہ جب وہ احتجاج یا دھرنے کو اناؤنس کرے؟ دیکھیے ابھی رضی صاحب کہہ رہے تھے اندر کی خبر نہیں آئی, جو اندر ہے وہ بھی اندر ہی رہے گا, وہ باہر نہیں آ رہا. یہ پہلی بات تو یہ لکھ لیں, اور جہاں سے مرضی فون کروا لیں, جو مرضی کر لیں, ابھی فی الحال ایسا نہیں ہوگا. ہاں ڈیفینیٹلی جب کسی ملک میں آپ دیکھیے سٹاک ایکسچینج بلندیوں کو چھو رہی ہے, آج وزیر اعظم نے بھی اپنی گفتگو میں, جو آپ کے چینل نے بھی دکھایا کہ یہ دھرنوں کا متحمل نہیں ہے. ٹینشن ضرور ہونی بھی چاہیے کہ اگر آپ معاشی طور پہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور راستے بلاک ہو جائیں گے تو وہ راستے مسدود ہو جائیں گے نا. مگر ابھی ایسی کوئی چیز میں نہیں دیکھ رہا, مجھے نظر بہرحال نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کیونکہ میں کوئی پیر شیر تو ہوں نہیں, مرشد تو ہوں نہیں کہ فٹافٹ بتا دوں. ابھی زرکا صاحبہ پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہی تھی کہ میں دعا کرتی ہوں نقوی صاحب کے لیے, حکمرانوں کے لیے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بشرا بی بی کی وہ ابھی پیری قبول نہیں کی, ورنہ تو یہ بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں ان کے کہنے پہ اور ان کے راستے پہ چلتے ہوئے. ایک اور بات بھی ضرور کہوں گا میں اپنے دوست انور رضا کے حوالے سے. ابھی یہ کہہ رہے تھے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ سیاست اور قیادت کریں گی. اس کا مطلب ہے یہ ہے جنہوں نے انہیں گھریلو خاتون نہیں رہنے دیا, ورنہ تو وہ آج تک گھریلو خاتون تھیں, اور ان سے تو میں بعد میں پروگرام کے بعد پوچھوں گا. دیکھیے 2-3 ایسی چیزیں ہیں اہم جس کے بارے میں ہمیں یہ طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہمیں جی فٹافٹ فارم 47 تے 45 تو حکومت دے دو تو لے دو, تو یہ کر لو تو وہ کر لو. اب یہ بات ہو رہی تھی اور آگے چل کے آپ کریں گے بھی کہ بڑی تیاری ہو رہی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے, لیکن اب یہ کوئی نثار علی خان نہیں ہے جو اندر کھاتے راستہ بھی دے دے گا تاکہ لاشیں بھی گرائی جا سکیں اور یہاں غلاظت بھی پھیلائی جا سکے. اب ایسا معاملہ نہیں ہے, اور مجھے تو عظیم میاں نیو یارک کے یاد آ رہے ہیں پرائم منسٹر ہیں چودھری صاحب کے پاس پرائم منسٹرشپ کہاں تھی نہ, وہ کسی کتنے عزیز تھے. جواد فیضی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں چوئی نثار علی صاحب کے بارے ایک جملہ سن لیں چوئی صاحب کے بارے میں بھی. عظیم میاں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں نیو یارک میں, اقوام متحدہ پریس گیلری کے صدر بھی اور سیکٹری بھی رہ چکے ہیں. میرے پروگرام میں آ کے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ چوئی نثار صاحب وہاں 1.5 ہفتہ رہ کے آئے ہیں اور وہاں سے اپنے والوں وزیر اعظم بن کے آئے ہیں, اور تب جا کے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. تو لہٰذا یہ معاملات تو ہوتے ہیں, مگر اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی راہداری کھلی رکھی جائے گی اور سہولت کاری ہوگی کہ آئیں بھی اور یہاں پہ پڑاؤ بھی کریں. سہولت کاری کے حوالے سے تو میں بھی پہلے روز سے کہہ رہی ہوں کہ اب وہ 2014 والی بات نہیں ہے کہ تھوڑا فیسیلیٹیشن بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی. اس بار تو ایسے معاملات ہے ہی نہیں. انور رضا صاحب, ابھی جواد فیضی صاحب نے عرض کی نا کہ پرائم منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کی, مطلب میڈیا ٹاک کی, اور انہوں نے بتایا کہ ملک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک بات کا کریڈٹ تو دیں کہ خان صاحب آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں. اگر وزیر اعظم یا ان کی کئی باتیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو آپ اور میں بیٹھ کر یہاں پر 24 نومبر کا دھرنا یا احتجاج ڈسکس نہ کرے. تو میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ اس وقت بھی آپ کسی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ لیں تو یہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیے پرائم منسٹر کو کنسرن ہے
तो उन्हें फिर अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोचना और समझना होगी। देखिए, अपोजिशन को एंगेज करना गवर्नमेंट का काम है। आप उनको मुज़ाकरात की मेज पर लेके आइए, आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनकी कामयाबी है। वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। दूसरी बुनियादी बात यह है कि क्या गुफ्तगू शरीफ के बाद या फिर आप बातचीत शुरू करने से पहले हुकूमत ये कि मैं ताकत के जोर पर आपको रोक लूंगी। मैं जरा हमेशा ये बात कहता हूँ, लेकिन ना आपको गवर्नमेंट अगर इतना सख्त रवैया रखेगी, लचक का मुजाहरा नहीं करेगी, तो इसका नुकसान अपोजिशन को नहीं होगा। ये इनको समझने की जरूरत है, इसका नुकसान किसको होगा। चले हम इस पे आते हैं। देखिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो मुअत्तल हो जाएगी, आवाम को पहुंचेगा। आवाम किसके साथ है? बानी पीटीआई के साथ है। हुकूमत पर लोग हुकूमत को ताने देंगे, हुकूमत पर बात करेंगे। आप एक जमहूरी हुकूमत हैं और अपनी सियासी मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। तीसरा, आप इंटरनेशनली चले जाइए, वहां पर बानी पीटीआई और उनकी जो जमात है उनका बयानिया मजबूत होगा कि मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुल्क कहां पर हैं जो पाकिस्तान के बारे में, तो केस किसका मजबूत हो रहा है? बानी पीटीआई का। कमजोर किसका हो रहा है? हुकूमत का। यह बात। दूसरी बात देखिए, हुकूमत इस बात से भी खौफजदा है और हुकूमत के अंदर मौजूद वज़रा ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू करके जो मुज़ाकरात बानी पीटीआई और फैसला साजों के दरमियान दोबारा शुरू होने हैं उनको ब्रेक कर दिया जाए। वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। भाई, बानी पीटीआई तो खुद ये बात कहते हैं कि जिनके पास ताकत है, जिन्होंने फैसला करना है, मैं उनके साथ बात करूंगा, आपके साथ नहीं करूंगा। तो मुझे बताइए, एक अपोजिशन में जेल में बैठा शख्स जो इतना ताकतवर है, जो कहता है मैं हुकूमत में बैठे प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो नाकामी किसकी है? हुजूर जानिए, नाकामी आपकी है। पॉलिटिकली आप कमजोर हो रहे हैं। एक और बात, तो आपके पास रियासती मशीनरी है, सरकारी वसाइल है, हुकूमत होने के बावजूद भी आप इतने कमजोर हैं, आपके साथ आप फैसले नहीं कर पा रहे। लेकिन ताकत के जरिए तो आप रोक लेंगे, होगा क्या? होगा क्यास पैदा होगा और उस क्यास का फायदा किसको होगा? तहरीक इंसाफ को होगा। लिहाजा हुकूमत को यह समझना होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत के तौर पर एंगेज करना है उनको। आपने उन्हें एंगेज करना नहीं करेंगे तो नुकसान तो उनका ठीक है। अनवर साहब, पॉइंट आपका आगे चले। रजी साहब से मैं मुख्तसर सा कमेंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है। रजी साहब, वाकई अगर हुकूमत भी चाहती है, मैं मानती हूं कि खान साहब का यही मानना है कि वो उनसे बात करना चाहते हैं कि जिनके पास पावर है, लेकिन आपको लगता है कि अगर उन्हें भी मुज़ाकरात की सियासी टेबल तक भी लेकर आना है तो कहीं ना कोई ईज प्रोवाइड करना पड़ेगा पीटीआई को? कम से कम वो लोग जो काफी अरसे से जेलों में मुक़य्यद है, जिन्हें मैं आम कारकुन, मैं लीडरशिप की बात भी नहीं कर रही, कम से कम उन्हें तो रिहाई दे, उनके तो जमानतें उन्हें दे। रजी साहब, आपसे मुखातिब हूं। जी देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं अब तक, वो जो ऑडियो का मसला है उसके हवाले से कि आप कोई एपेक्स कमेटी के हवाले से नहीं रजी साहब, नहीं, लेट मी रिपीट इट अगेन। मैं ये बात करी थी कि हुकूमत को चाहिए, अगर तो वाकई वो मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाहती है बानी पीटीआई को, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ईज प्रोवाइड करे। वो लोग जो कि काफी अरसे से जेलों में कैद हैं, कम से कम उनकी जमानतें, उनकी रिहाई तो हो जाए। मैं लीडरशिप की बात नहीं करी, कम से कम कारकुनान की, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है वो डायलॉग से आगे बढ़ता है जी। और आप डायलॉग से ही आप आगे चल सकते हैं। पहले भी उन्होंने तासुब तो बहुत मजबूत कायम किया है कि हम किसी को कोई चीज नहीं समझते, हम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा से, और मुक्तदरा में भी सिर्फ फौज से बात करेंगे। हालांकि अदलिया भी मुक्तदरा का हिस्सा है, लेकिन नहीं, हम सिर्फ फौज से बात करेंगे और फौज के अंदर भी हम इन लोगों से बात तो करेंगे। टूथलेस वो है ना हमारे पास जुडिशरी। नहीं, वो ये तासुर दे रहे थे, हालांकि गुफ्तगू वो हर किसी से हर वक्त करने के लिए तैयार भी थे और दस्तयाब भी थे। हमने यहीं पे ही पहले बराह रास्त मुज़ाकरात होते हुए भी देखे हैं उनके मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप से, जब पिछली वाली पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और इसके बाद हमने मौलाना फजलुर रहमान के जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात भी होते हुए देखे हैं इसी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ और इसी हुकूमत के साथ। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि उनका वोट बैंक जो है वो इससे बढ़ता है कि वो इन सियासतदानों के साथ नहीं बैठ रहे, तो उनका वोट जो है वो मुतमईन है। ठीक है रज़ी साहब, पॉइंट आपका आगे। एक ब्रेक क्विकली लेने का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि वज़ारत दाखिला क्या ठोस इक़दाम उठा रही है और उसके नुकसानात क्या होंगे इन फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं एक खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि एहतजाज में शामिल अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर है। और वजारत दाखिला इस सिलसिले में देख भी रही है कि इन मामलात पर अमल दरामद कैसे करना है। रिजवान रज़ी साहब, अगर आपको लगता है कि इस किस्म का ऐलान हुआ है या कहीं ये बात कोई मामला ज़ेर गौर है भी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, रियासत को स्टेप, ये इकदाम उठाना चाहिए? देखिए, मैंने इस खबर का पूरा पीछा किया। अच्छा। और मैं इस खबर के ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचा हूं, और वो ओरिजिनल खबर ये है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। वो ओरिजिनल खबर ये है कि ऐसे अफगान मुहाजिरीन जो कैंपों में मुकीम हैं, अगर वो किसी एहतजाज, जुलूस या जलसे के अंदर पाए जाएंगे तो उनकी शनाख्ती दस्तावेजात सस्पेंड की जाएंगी, रिवोक की जाएंगी, टर्मिनेट की जाएंगी। और मैंने बड़ा ढूंढा कि मुझे ये खबर कहीं से मिल जाए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके शनाख्ती कार्ड सस्पेंड किए जाएंगे अमूमी पाकिस्तानियों के बारे में। जी जी। मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली, बल्कि उस खबर के अंदर ये था कि वो अफगान मुहाजिरीन के बच्चे अगर वो पाकिस्तान के किसी अदारे में पढ़ रहे होंगे या वो वहां पे डिग्री विग्री ले रहे होंगे तो उनको वहां पे भी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन जो है वो कैंपों में मुकीम होने के बावजूद भी या रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन होने के बावजूद भी पाकिस्तान के बहुत सारे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक्सक्लूसिवली उनके लिए थी, और अगर ये अमूमी पाकिस्तानियों के लिए होती तो हम भी आपके साथ इसके बारे में एहतजाज करते कि जी ये बहुत गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, आप मुत्तफिक हैं या आपकी खबर, आपका सोर्स कुछ और है? और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एहतजाज में अगर फलान बंदे ने पार्टिसिपेशन की तो ये अफगान मुहाजिर था, इसलिए लिहाज इसका पासपोर्ट भी मनसूख, सिम भी ब्लॉक और शनाख्ती कार्ड भी मनसूख? ज़रिया, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इतना बेवफकाना जो है या इस तरह का चाइल्डिश हरकत करेगी कि जब वीपीएन शरई या शरई हो सकता है तो मेरे ख्याल से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस रियासत में। वो ज़रिया, वो वीपीएन का पता, कल भी हम इस पे बात नहीं कर सके, मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा। वीपीएन को शायद इसलिए भी रोका जा रहा है, जो अपलोड की जाती है ना, जब तशद्दुद किया जाता है तो उसकी जो वीडियोज हैं वो अपलोड की जाती है, वो वीपीएन के जरिए जरा फौरी तौर पर कर दी जाती हैं। तो हुकूमत को पता है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंग जीत जाती है। आपने आम इंतखाबात की बात देख ली, कोई भी इशू हो आप देखें तो वो जो तशद्दुद की वीडियोज है, आंसू गैस की वीडियोज है, उनको रोकने के लिए मुझे लगता है शायद ये वीपीएन का जो फैसला है वो इसलिए किया गया हो। लेकिन सिम और जो पासपोर्ट और जो आईडी कार्ड की आप बात करिए वो मेरा ख्याल चाइल्डिश हरकत होगी गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी। लेकिन जरा आप इन सारी चीजों को एक तरफ रखिए, चले। लेकिन देखिए, जो इस्लामाबाद के अंदर जहां पर हम बैठे हुए हैं शहर इक़्तिदार में, किस तरह कंटेनर्स लगाकर शहर को बंद किया जा रहा है। हुकूमत को पता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में डी चौक पर पहुंचते हैं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए हुकूमत उन मुश्किलात को कम करने के लिए इस तरह के इकदाम कर रही है। दफा 144 नाफिज कर दिया है। इस्लामाबाद के जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से किसी सूरत भी लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक हिकमत अमली होगी कि वह कैसे एंटर होते हैं, वो हो या ना हो। तो आप देखिएगा कि इससे मैं बार बार ये बात करता हूं कि हुकूमत को दोनों सूरतों में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो मामलात को कूल डाउन करे, ना कि वो अपोजिशन को कि इन बातों को मजीद भड़काए कि हम आपको जोरे बाजू इस तरह कर देंगे। इस तरह से आप इश्तिहाल देते हैं लोगों को, और आपको पता है पाकिस्तान तरीके से तो वैसे ही। जी जी, ठीक है। अच्छा, जवाद फैज़ी साहब, आपकी खबर, आपकी इत्तलात इस बारे में क्या है? और दूसरा ये भी, अगर वाकई रिजवान रज़ी साहब की खबर दुरुस्त है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे ये बताएगा कि इसके अलावा क्या फिर प्लानिंग है इस वक्त सियासतदारों की या फिर वजारत दाखिला की, कि किस तरीके से एहतजाज को जो है वो थोड़ा सा मतलब यानी कि उसको टोन डाउन किया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं। यकीनन रज़ी साहब अगर फरमा रहे हैं तो दुरुस्त फरमा रहे होंगे। मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अफगानीज हैं और वो जो दहशत गर्दी जैसी कार्रवाइयाँ करेंगे, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ फ्रैंकली, मैंने पहले भी आपको प्रदेश का जिक्र कर दिया,
कोई अपना भी है, अगर वो तोड़ फोड़ करता है, अगर वो अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, अगर वो आग लगाता है, अगर वो किसी पे हमलावर होता है, तो उसके साथ भी ये होना चाहिए। पार्लियामेंट हिल पे हमने जब हुआ और इंग्लैंड के अंदर भी हमने देख लिया किस तरह फटाफट जो है अदालतों ने जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दिया था। काश कि यहां हो जाए, मैं तो बड़े अरसे से मुंतजर हूं कि फौरी इंसाफ मिल जाए। एक बात। दूसरी बात ये, अभी जो बात हुई ना पहले इससे कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, देखिए मुज़ाकरात तो वो कहते तो यही है, जिस तरह रज़ी साहब ने ये फरमाया कि मुज़ाकरात ही हल है। जब धरने थे ना तब भी हुकूमती पार्टी जाया करती थी, कंटेनर के करीब मुलाकातें भी होती थी, डार साहब भी मिलते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मिलते थे। फिर ये दरमियान में जो अन्नी पड़ गई ना कि ये चक्कर के जी साढ़े नाल फौज रल गई है, अब तो हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। फिर उसी फौज के साथ जो इन्होंने किया वो भी हमने देख लिया। असल में अब अब्बा जी गोद नहीं लेना चाह रहे, नया अब्बा तो ये मुतलाशी है और दावतें भी दे चुके हैं कि मन लेने हैं, लेकिन अब वो गोद नहीं उठाना चाह रहे और सारा मामला अब यहीं पे है। हुकूमत पे ये डाल देना कि वो चाहती नहीं है इनके आपस में मुज़ाकरात हो, वो खुद नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने जो पहले गंद गोला है ना बाजवा साहब के हवाले से और अफवाज के हवाले से, अब कोई मुतम्मल नहीं है। बार बार इन्हीं को लेके गोद में बिठाए और ये उसी की दाढ़ी में हाथ मारना शुरू कर दें। लिहाजा अब इनका एतबार नहीं है। और बैनुल-अक़वामी सतह पे रह गई बात, हम हमेशा डोनाल्ड ट्रंप आएगा और ले जाएगा, इस किस्म की चीजें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई किसी को गोद लेने को तैयार नहीं है, तो फिर अनवर रजा मुझे बताइएगा, फैसल वावडा, मोहसिन नकवी, अनवार काकड़ साहब, ओन चौधरी, ऐसी क्या गीदड़ सिंगी थी इनके पास जो अभी तक ये किसी की आंखों का तारा है? क्या करे पीटीआई साहब? ये सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो बौखलाहट का शिकार है हुकूमत इसी वजह से। और हुकूमत को क्या मसला है? अच्छा चलिए एक और बात देख लीजिए, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं, तो ये खुद एक्सपोज होंगे, हुकूमत का केस मजबूत होगा कि ये हमेशा की तरह आते हैं, अमन अमान की सूरत पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत को ये मालूम है कि अगर ये इस्लामाबाद के अंदर इंटर होते हैं तो ये मुश्किलात हुकूमत के लिए पैदा होती है। और दूसरी बात देखिए, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो ताकतवर तबके हैं, फैसला साज है, तो फिर हुकूमत को इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? हुकूमत को इतनी बुखलाहट क्यों शिकार है? 9 मई को नहीं रोका था, देख भी लिया क्या हो गया ना, इस तरह ना करें ना। लेकिन हर चीज प्लान होती है। तो बहुत सारे वकील और हाई कोर्ट से जमानतें हो गई हैं। अगर इतना कुछ स्ट्रांग केस होता, मैं तो कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करे, तो एक्सपोज करना हुकूमत उनको, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। बिल्कुल उनको पुराने तरीके से आने दे, जो कि हुकूमत माफी में कभी आने देते नहीं। मेरा वक्त प्रोग्राम का खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत लेट्स सी काम डाउन शुरू हो चुका है। अलीमा खान साहिबा ने भी आज कहा कि जुमेरात तक का वक्त है, अगर जुमेरात से पहले मामलात कुछ हल हो जाते हैं तो बेहतर होगा, और जो 24 नवंबर का एहतजाज है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा बकौल बानी पीटीआई। सो लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।